दानवी कुत्ते ने देखा कि लेवी उसे अजीब तरीके से घूर रहा है और वह बेचैन होने लगा। लेवी ने जास्पर की तरफ मुड़कर शांत आवाज में कहा कि यह पिल्ला सच में बहुत प्यारा है। उसके बाद दोनों लड़के धीरे धीरे उस कुत्ते की तरफ अजीब मुस्कान के साथ देखने लगे और हल्के से हंसने लगे। लेवी ने सोचते हुए कहा कि ऐसा कुत्ता शायद बहुत स्वादिष्ट लगेगा। दानवी कुत्ता पूरी तरह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों इंसान सच में उसे खाने के बारे में सोच रहे हैं। आखिर उसने तो सबसे प्यारा रूप लिया था, फिर भी ये लोग उसे पकाने की सोच रहे थे। उसी समय जास्पर सुइयां निकालने लगा और बोला कि अगर वह एक्यूपंक्चर जारी नहीं रखेगा तो कुत्ता आखिरकार मर ही जाएगा। उसने आराम से लेवी से कहा कि उन्हें इंतजार करना चाहिए जब तक पिल्ला खुद ही मर न जाए, फिर उसे खा सकते हैं। दानव को समझ आ गया कि ये दोनों इंसान पूरी तरह पागल हैं। लेकिन सेकंड रैंक दानव होने के कारण उसे पता था कि वह उनकी घातक एक्यूपंक्चर के बिना भी जल्दी ठीक हो सकता है। लेवी पिल्ले के सामने झुक गया और धीरे से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले क्योंकि उसे जल्द ही शांति से आराम मिलेगा। दानव मन ही मन हंसा। उसे यकीन था कि इन घमंडी इंसानों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वे किससे सामना कर रहे हैं। फिर जास्पर ने लेवी की तरफ मुड़कर कहा कि पिल्ला अभी भी जिंदा है। लेवी ने शांत होकर जवाब दिया कि कोई बात नहीं, क्योंकि कुत्ता खून बहा रहा है और आखिरकार वैसे भी मर जाएगा। यह सुनकर दानवी कुत्ता पूरी तरह अवाक रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसे अजीब इंसानों पर कैसी प्रतिक्रिया दे। लेवी ने छोटे कुत्ते की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि यह इतना छोटा है कि इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। अगर इसे पकाने की कोशिश भी करें तो इन पतली हड्डियों पर इतना मांस नहीं होगा कि उनका पेट भर सके। दानव की सहन शक्ति अब लगभग खत्म होने वाली थी। कुछ लड़कों के सामने इस तरह मजाक बनना उसके लिए बेहद अपमानजनक था और अंदर उबलता गुस्सा उसे अब शांत रहने ही नहीं दे रहा था। अगले ही पल उस जीव ने अपना भेष छोड़ दिया। उसका शरीर मुड़ने और फैलने लगा और उसने अपना डरावना असली रूप दिखाते हुए लड़कों पर जानलेवा इरादे से हमला कर दिया। दानव गुस्से से जल रहा था। इन इंसानों ने उसे गुस्से से कांपने पर मजबूर कर दिया था। यह बात उसके लिए असहनीय थी। अब उसकी बस एक ही इच्छा थी, उन्हें चीर कर रख दे और उन्हें पछताने पर मजबूर कर दे। जैसे ही वह जीव अचानक इतना विशाल हो गया, जास्पर की आंखें उत्साह से चमक उठीं। डरने की बजाय वह खुश हो गया, क्योंकि इतना बड़ा कुत्ता होने का मतलब था कि अब उनके पास खाने के लिए बहुत सारा मांस होगा। दानवी कुत्ते ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, जिसमें लंबी और बेहद तेज दांतों की कतारें चमक रही थीं। गले से धीमी गुर्राहट निकालते हुए वह सीधे जास्पर की तरफ झपटा, मानो उसे एक ही कौर में निगल जाना चाहता हो। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही लेवी शांत भाव से उसके रास्ते में आ गया। एक तेज और लगभग सहज हरकत में उसने दानव के जबड़े पकड़ लिए और उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। लेवी ने उस जानवर को ऐसे डांटा जैसे वह कोई शरारती पालतू हो। शांत लेकिन सख्त आवाज में उसने कहा कि लोगों को काटना बहुत बुरी आदत है। दानव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह इंसान अचानक कैसे सामने आ गया और इतनी जबरदस्त ताकत से उसका हमला रोक दिया। फिर भी वह मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से अपने विशाल जबड़े खोले और इस बार लेवी का हाथ ही काटकर अलग करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसके जबड़े बंद हुए, उसे एक चौंकाने वाली बात महसूस हुई। चाहे वह जितना भी जोर से काटे, लेवी का हाथ बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ, मानो वह अटूट स्टील से बना हो। जास्पर आराम से अपने दोस्त के पास आया
और उस विशाल जीव को उत्सुकता से देखने लगा। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वह कुत्ते के फर को सहलाकर देखना चाहता है। लेवी ने बिना चिंता किए सिर हिला दिया। उसने शांत होकर कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुत्ता अब शरारत नहीं करेगा और ठीक से व्यवहार करेगा। दानव पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन लेवी की पकड़ से निकलना नामुमकिन था। उसके जैसे सेकंड रैंक दानव के लिए इतनी आसानी से काबू में आ जाना बेहद अपमानजनक था। जब जैस्पर ने हाथ बढ़ाया तो दानव ने फिर से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन लेवी ने तुरंत उसके मुंह पर जोरदार वार किया और उसके दांत फिर से टकरा दिए। उस जोरदार टक्कर से दानव के कई दांत टूट गए। उसके मसूड़ों से तुरंत खून बहने लगा और वह दर्द से कराह उठा। लेवी थोड़ा झुककर ठंडी और डरावनी आवाज में बोला। उसने साफ चेतावनी दी कि उसे उसके दोस्त को काटने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। उधर जैस्पर ऐसे ही आराम से उसके घने फर को सहला रहा था, मानो कुछ अजीब हो ही नहीं रहा। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि कुत्ता अब सच में बहुत आज्ञाकारी हो गया है। दिखने में भले ही बड़ा और डरावना है, लेकिन अब काफी शांत है। दानव वहीं चुप पड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों आखिर किस तरह के लोग हैं और कैसे इतनी आसानी से उसे हरा दिया। पहले उसने सोचा था कि शायद लेवी चौथे स्तर का कल्टीवेटर होगा, लेकिन अभी जो ताकत उसने देखी उससे साफ था कि उसका असली स्तर इससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। जैस्पर खुशी खुशी उस विशाल कुत्ते को सहलाता रहा। उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा कि इसकी पूंछ भी काफी नरम और फूली फूली लग रही है। फिर उसने कहा कि वह कुत्ते को पूंछ हिलाते देखना चाहता है। लेवी ने सहजता से जवाब दिया कि अब तो यह इतना अच्छा कुत्ता बन गया है, इसलिए खुद ही पूंछ हिला सकता है। दानव ने उन्हें नफरत भरी नजरों से घूरा। दांत भींचते हुए उसने गुर्राकर कहा कि वह किसी बेकार पालतू जानवर की तरह कभी पूंछ नहीं हिलाएगा। लेकिन उसकी हालत बेहद खतरनाक थी। उसे एहसास हो गया कि उसकी जान कभी भी जा सकती है, इसलिए उसने अपना घमंड निगलने और मौका मिलने तक इनकी बात मानने का फैसला किया। फिर जैस्पर ने एक और मांग रख दी। उसने कहा कि सिर्फ दाएं बाएं पूंछ हिलाने की बजाय वह चाहता है कि कुत्ता अपनी पूंछ गोल गोल घुमाए। अब तक दानव उनकी बेवकूफी भरी मांगों से पूरी तरह थक चुका था। लगातार हो रहा अपमान उसकी सहनशक्ति की आखिरी सीमा तक पहुंच चुका था। जब लेवी ने देखा कि कुत्ता हिचकिचा रहा है, तो उसने फिर से उसके बचे हुए दांत पकड़ लिए और आसानी से अपनी पकड़ कस दी। लेवी ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और कुत्ते से ऐसे बात की जैसे दोस्ताना सलाह दे रहा हो। उसने कहा कि गोल गोल पूंछ घुमाना तो और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए दानव ने मजबूरी में इन दो अजीब और डरावने इंसानों की बात मान ली। पूंछ को अजीब तरह से गोल घूमते देख जैस्पर खुशी से ताली बजाने लगा। यह अजीब सा प्रदर्शन देखकर वह सच में बहुत खुश था। फिर लेवी ने शांत स्वर में कहा कि यह कुत्ता सिर्फ प्यारा ही नहीं है, उसकी नजर में तो यह काफी स्वादिष्ट भी लग रहा है। आखिर एक छोटा पिल्ला उनका पेट कभी नहीं भर पाता, लेकिन इतना बड़ा, पूरी तरह बड़ा हो चुका कुत्ता तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद लड़कों को एक समस्या समझ आई। उनके पास मांस पकाने के लिए आग ही नहीं थी। फिर उनकी नजर ऊपर छत से लटकते चमकदार लैंपों पर गई। अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया, वे इन्हीं लैंपों से मांस भून सकते हैं। जैस्पर कुछ पल रुककर इस योजना के बारे में सोचने लगा। फिर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा कि यह जरूर काम करेगा।
उसने बताया कि एक बार जब उसने लेवी को बिजली के करंट से कल्टिवेट करने में मदद की थी, तब उसे भुने हुए मांस की खुशबू आई थी। इसलिए बिजली से कुत्ते को भूनना भी काम कर जाएगा। दानव यह सब सुनकर पूरी तरह उलझ गया। उस पल उसे लगा जैसे उसने इंसानों के भेष में असली दानवों से मुलाकात कर ली हो। कुछ ही देर में लड़कों ने कई नंगे तार सीधे दानव के शरीर से जोड़ दिए। फिर उन्होंने उसमें बिजली का करंट दौड़ा दिया। जैस्पर पूरे समय मुस्कुराते हुए यह सब देखता रहा और उसे साफ लग रहा था कि उनकी अजीब कुकिंग विधि सच में काम कर रही है। अस्पताल की खिड़कियों से बाकी मरीज कमरे नंबर 666 की तरफ देखने लगे। उन्हें अजीब तरह से लग रहा था जैसे अंदर कोई जोर जोर से नाच रहा हो। थोड़ी देर बाद जैस्पर ने हवा सूंघी और खुशी से कहा कि उसे भुने हुए मांस की खुशबू आने लगी है। लेवी ने शांत होकर कहा कि सब लगभग तैयार हो चुका है। दानव कमजोर होकर छटपटाता रहा, लेकिन अब उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। ज्यादा देर नहीं लगी और आखिरकार दानव की जान निकल गई। जब सब खत्म हो गया तो जैस्पर आगे बढ़ा और उसने उसके जले हुए फर को हल्के से छुआ। कुछ समय बाद दोनों लड़कों ने सावधानी से दानव के शरीर को काटना शुरू किया ताकि वे उस भुने हुए मांस तक पहुंच सकें। उन्होंने अपने लिए एक टुकड़ा काटा और तुरंत खाने लगे, अपने इस अजीब खाने से पूरी तरह संतुष्ट। लेकिन उनकी इस रचनात्मक कुकिंग का एक अनचाहा असर भी हुआ। भारी बिजली लोड की वजह से पूरे अस्पताल की बिजली चली गई। अस्पताल का नया सिक्योरिटी गार्ड लियम टॉर्च लेकर अंधेरे गलियारे में निकला, यह देखने के लिए कि अचानक बिजली क्यों चली गई। जब वह कमरे 66 के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पास के फ्यूज उड़ चुके हैं। जिज्ञासा से उसने दरवाजे की छोटी खिड़की से अंदर झांका। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और जो उसने देखा उससे वह डर के मारे जम गया। वार्ड के मरीज ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी का कटा हुआ सिर पकड़े हुए हों। लियम का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। और भी डरावनी बात यह थी कि मरीजों की आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। डर से घबराकर लियम पीछे की ओर लड़खड़ाया और फर्श पर गिर पड़ा। उसकी कांपती उंगलियों से टॉर्च भी छूट गई। डर के मारे वह तुरंत उठकर गलियारे में दौड़ पड़ा और चिल्लाने लगा कि कमरे 666 में किसी को खा लिया गया है। जल्दी ही क्लिनिक का डायरेक्टर और कुछ स्टाफ जांच करने के लिए उस कमरे की तरफ दौड़े। लियम बार बार कह रहा था कि उसने कटा हुआ सिर और मरीजों को मांस खाते देखा है। जब तक वे वहां पहुंचे, बिजली वापस आ चुकी थी। शॉन ने लाइट जलाई तो देखा कि कमरे का एक लैंप टूट चुका था। लेवी और जैस्पर अपने बिस्तरों पर चुपचाप लेटे थे, मानो कुछ भी अजीब हुआ ही न हो। डायरेक्टर ने शक भरी नजरों से उन्हें देखा और पूछा कि कमरे के अंदर वे आखिर कर क्या रहे थे। लड़कों ने शांति से जवाब दिया कि उन्होंने बस कुत्ते की ऊन से एक कालीन बना लिया है। डायरेक्टर नीचे देखकर डर गया, क्योंकि सच में उनके बिस्तरों के सामने जमीन पर एक विशाल दानवी कुत्ते के फर से बना कालीन पड़ा था। जिज्ञासा और बेचैनी के साथ डायरेक्टर थोड़ा पास आया और उसे ध्यान से देखने लगा। वह झुका, जानवर के फर का एक गुच्छा पकड़ा और हल्के से खींचकर देखने लगा कि यह असली है या नहीं। डायरेक्टर अपनी हथेली में पकड़े हुए उस फर के गुच्छे को बड़ी आंखों से घूर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या छू रहा है। यह कोई साधारण जानवर की ऊन नहीं थी, यह एक सेकेंड रैंक डेमन की असली फर थी, जिसे ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाते। हालात समझने की कोशिश करते हुए वह लड़कों की तरफ मुड़ा और सख्त आवाज में पूछने लगा कि वे कमरे में आखिर कर क्या रहे थे।
लेवी और जैस्पर ने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया कि वे तो पूरे समय बस सो रहे थे। उनका कहना था कि वे अपने बिस्तर से एक बार भी नहीं उठे। उनके मुताबिक रात भर कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। लेकिन लियम मानने को तैयार ही नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि वे खिड़की के पास किसी का सिर खा रहे थे। यह सुनकर डायरेक्टर का सब्र आखिर टूट गया। उसने लेवी को गुस्से से घूरा और पूछा कि वह आखिर क्या छिपा रहा है। इल्जाम सुनकर लेवी चिढ़ गया। उसने झुंझलाकर अपना कंबल एक तरफ फेंक दिया और कहा कि वह कुछ भी नहीं छिपा रहा। लेकिन उसी वक्त कंबल के नीचे से हल्की सी रोशनी चमकने लगी। डायरेक्टर ने नाक के पास उंगलियां रखकर माथा दबाया। साफ दिख रहा था कि उसका धैर्य खत्म हो रहा है। थकी हुई आवाज में उसने कहा कि लेवी की पैंट के अंदर कुछ चमक रहा है। लेवी ने हैरानी से नीचे देखा और सच में वहां से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जब उसने हाथ अंदर डाला तो एक टॉर्च निकाली। बिना कोई हंगामा किए उसने आराम से वह टॉर्च डायरेक्टर को दे दी। शॉन अभी उनसे यह पूछना चाहता था कि उन्हें डेमन की फर आखिर मिली कहां से, लेकिन वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही लड़के जल्दी से फिर कंबल के अंदर घुस गए और बोले कि अब वे सोने जा रहे हैं। डायरेक्टर ने लंबी और थकी हुई सांस ली। 54 साल की उम्र में उसने कभी नहीं सोचा था कि इन दो लड़कों से निपटना ही वह वजह बनेगा जिससे उसके सारे बाल सफेद हो जाएंगे। आखिरकार उसने उस रात के लिए हार मान ली। उसने कमरे की लाइट बंद की, उन्हें शांत गुड नाइट कहा और धीरे धीरे अंधेरे गलियारे में वापस चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद जैस्पर ने धीरे से लेवी से पूछा कि उस अजीब खाने के बाद उसका पेट भर गया या नहीं। लेवी ने शांति से जवाब दिया कि हाँ, वह पूरी तरह संतुष्ट है। लेकिन फिर भी एक बात उसे परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर हमेशा वही चीजें कैसे ढूंढ लेता है जिन्हें वह छिपाता है, लेकिन जैस्पर की चीजें कभी नहीं मिलती। जैस्पर मुस्कुराया और अपना छोटा सा राज बताया। जब भी डायरेक्टर उनकी जांच करने आता है, वह अपनी सुइया बस अपने बालों में छिपा देता है। यह सुनकर लेवी कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गंभीरता से सोचना शुरू किया कि शायद उसे भी अपने बाल लंबे कर लेने चाहिए। इसके बाद कहानी अस्पताल से हटकर शहर की स्पेशल फोर्स डिवीजन के मुख्यालय की ओर मुड़ती है। इमारत के अंदर एक एक आंख वाला आदमी परेशान चेहरे के साथ बैठा था। मारे गए सैनिकों के परिवारों की लगातार रोने और चीखने की आवाजों ने उसे भयानक सिरदर्द दे दिया था। वह गुस्से में बड़बड़ाया कि उसे बस थोड़ा समय चाहिए। जैसे ही वह उस डेमोनिक बीस्ट को ढूंढ निकालेगा, वह उसकी खाल जिंदा ही उतार देगा और उसकी हड्डियों को पीसकर धूल बना देगा। उसी वक्त उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई तो पता चला कि वह साइकेट्रिक क्लिनिक का डायरेक्टर था। बूढ़ा आदमी कह रहा था कि वार्ड 666 के पागलों ने एक डेमोनिक कुत्ते से कालीन बना दिया है। एक आंख वाले आदमी ने सोचा कि डायरेक्टर शायद बहुत थक गया है और बकवास कर रहा है। लेकिन डायरेक्टर ने जोर देकर कहा कि वह जो बोल रहा है वह सब सच है और उसे खुद आकर वह कालीन देखने के लिए बुलाया। एक आंख वाला आदमी कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही डायरेक्टर ने अचानक फोन काट दिया। वह आदमी धीरे से अपने ऑफिस की बड़ी खिड़की के पास लगे कंट्रोल पैनल तक गया और सोचते हुए उसे छुआ। हल्की सी मशीन जैसी आवाज के साथ खिड़की सरककर खुल गई। एक आंख वाला आदमी आगे बढ़ा और सीधे खिड़की की चौखट पर खड़ा हो गया। बिना एक पल रुके वह ऊंची इमारत से नीचे कूद गया। गिरते हुए भी वह सोच रहा था कि आखिर वह उस जिद्दी बूढ़े डायरेक्टर से मिलने क्यों जा रहा है।
उधर लियम अभी भी उस अजीब घटना की जांच कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसने जो देखा था वह सच था। मरीज सच में किसी का सिर खा रहे थे। अब वह बार बार सोच रहा था कि उन्होंने उसे आखिर छिपाया कहाँ होगा। क्लिनिक के पास अंधेरे इलाके में घूमते हुए अचानक उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। उसके सामने जमीन पर एक विशाल खोपड़ी पड़ी थी। पास में बिखरी हुई हड्डियां और खून से सना मांस भी पड़ा था। लियम भौहें सिकोड़कर सोचने लगा कि उसने जो सिर पहले देखा था वह इतना बड़ा क्यों लग रहा था। अचानक उसके पीछे कहीं से अजीब सी आवाज आई। चौंककर उसने धीरे धीरे सिर घुमाया ताकि समझ सके कि वह आवाज कहाँ से आई। लेकिन जब उसने फिर जमीन पर पड़ी खोपड़ी की तरफ देखा तो वह सदमे में जम गया। खोपड़ी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक अदृश्य ताकत ने उसे जोर से टक्कर मारी और उसका शरीर बुरी तरह जमीन पर जा गिरा। वह जमीन पर बेबस पड़ा रहा और महसूस करने लगा कि उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी भी साथ साथ खत्म हो रही है। उसी समय डायरेक्टर भी पास के इलाके में तलाश कर रहा था। उसे शक था कि डेमन शायद सीवर के ढक्कन से ऊपर आया होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह भारी मैनहोल बंद ही नहीं कर पा रहा था। वह खुले हुए ढक्कन को देख ही रहा था कि अचानक एक विशाल डेमन की खोपड़ी सीधी उसकी तरफ उड़ती हुई आई, जैसे उस पर हमला करने वाली हो। घबराकर जब डायरेक्टर मुड़ा तो उसने देखा कि वह विशाल खोपड़ी हवा में रुकी हुई है। किसी ने पीछे से एक हाथ से उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वह व्यक्ति एक आंख वाला आदमी था। खोपड़ी को आराम से पकड़े हुए उसने कहा कि यह एक सेकेंड रैंक डेमन कुत्ते की खोपड़ी है। फिर उसने डायरेक्टर से पूछा कि आखिर उस जीव के साथ हुआ क्या था। डायरेक्टर खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और याद दिलाया कि उसने फोन पर सब कुछ पहले ही बता दिया था। लेकिन एक आंख वाले आदमी को अब भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था। आखिर बात ही इतनी अजीब थी। साधारण लोग किसी डेमन को कैसे मार सकते हैं। डायरेक्टर ने समझाया कि जिस लड़के की बात हो रही है वह भले ही तकनीकी तौर पर एक मानसिक मरीज हो, लेकिन वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। फिर उसने एक आंख वाले आदमी को एक मोटी फाइल दी और कहा कि इसे ध्यान से पढ़ो। उस फाइल में वार्ड 666 के मरीजों के अजीब व्यवहार का विस्तार से विश्लेषण था। जैसे जैसे एक आंख वाला आदमी दस्तावेज पढ़ता गया, उसके चेहरे पर असली हैरानी दिखाई देने लगी। रिकॉर्ड के मुताबिक उस लड़के ने कई बार मौत का सामना किया था, फिर भी हर बार वह किसी तरह बिना किसी नुकसान के बच गया। उसके हाथ पैर सही सलामत रहते और उसका शरीर हमेशा बिल्कुल ठीक दिखाई देता। इसे सिर्फ किस्मत नहीं कहा जा सकता था। दूसरे शब्दों में वार्ड 666 के मरीजों ने सच में उस डेमन कुत्ते को मार दिया था। लेकिन न डायरेक्टर और न ही एक आंख वाला आदमी समझ पा रहा था कि उन्होंने यह कैसे किया। फिर डायरेक्टर ने एक और बात जोड़ी। डेमन को मारने के बाद लड़कों ने जाहिर तौर पर उसे पकाकर खा भी लिया था। यह सुनते ही एक आंख वाले आदमी की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। उसने कहा कि उसे इन अनोखी प्रतिभाओं से जरूर मिलना पड़ेगा। उधर लेवी और जास्पर एक खुली जगह पर बैठे थे और एक साधारण सा खेल खेल रहे थे। नियम सीधा था, जो पहले नजरें हटाएगा वही हार जाएगा। जास्पर जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने लेवी को छेड़ते हुए कहा कि बेहतर है वह अभी ही नजरें हटा ले, क्योंकि वैसे भी उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल लेवी ने सच में अपनी नजरें हटा लीं। जास्पर तुरंत हंस पड़ा और अपनी अचानक मिली जीत से बेहद खुश हो गया।
पास ही छिपकर एक आंख वाला आदमी और क्लिनिक का डायरेक्टर यह पूरा दृश्य ध्यान से देख रहे थे। एक आंख वाला आदमी अच्छी तरह जानता था कि सूरज को सीधे ज्यादा देर तक देखना किसी की रेटिना जला सकता है। फिर भी यह लड़का बहुत देर से देख रहा था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसी पल उसे समझ आ गया, इस लड़के के पास एक दुर्लभ जन्मजात शरीर है। वह डायरेक्टर की तरफ मुड़ा और पूछा कि अगर उसकी शंका उस खास शरीर के बारे में सही निकली तो क्या वह उस लड़के को अपने साथ ले जा सकता है। डायरेक्टर इस अचानक प्रस्ताव से चौंक गया। कुछ पल तक वह बस उस आदमी को घूरता रहा, जैसे उसे यकीन ही न हो कि उसने सही सुना है। फिर उसने कहा कि एक आंख वाला आदमी लेवी को बिना किसी समस्या के ले जा सकता है और चाहे तो जैस्पर भी बोनस में साथ जा सकता है। लेकिन उसने एक शर्त रखी, लड़के एक बार जाने के बाद वापस नहीं लाए जाएंगे और एक आंख वाले आदमी को एक दस्तावेज पर साइन करना होगा कि आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। एक आंख वाले आदमी ने भरोसे से कहा कि उसकी निगरानी में लड़कों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, चाहे उन्हें सीधे डेमन का सामना क्यों न करना पड़े, वह खुद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। डायरेक्टर ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन माना कि असल में उसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं एक आंख वाला आदमी खुद ही घायल न हो जाए। एक आंख वाले आदमी ने बताया कि पूरे शहर में कुछ अजीब हो रहा है। बिना किसी चेतावनी के जगह जगह बड़े सिंकहोल दिखाई देने लगे हैं। ऐसे मुश्किल समय में डेमनों से लड़ने के लिए पर्याप्त फाइटर्स ही नहीं हैं। वह अकेला पूरे शहर की रक्षा नहीं कर सकता और अगर इन लड़कों के पास सच में योद्धा जैसे शरीर हैं तो उन्हें ट्रेन करना ही फायदेमंद होगा। डायरेक्टर ने गहरी सांस ली। सच कहें तो उसे राहत भी महसूस हो रही थी और थकान भी। आखिरकार उन परेशान करने वाले लड़कों का बोझ अब एक आंख वाले आदमी के कंधों पर जाने वाला था। एक आंख वाला आदमी गंभीर चेहरे के साथ बोला। उसने समझाया कि दानव बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। जैसे ही उनकी बुद्धि बढ़ी, उन्होंने इंसानों की कमजोरियां सीखनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि खुद को मासूम पालतू जानवरों की तरह छिपाने लगे। उसने माना कि अगर उसने खुद निगरानी का फुटेज न देखा होता तो वह कभी इस बात पर विश्वास नहीं करता। डायरेक्टर ने धीरे धीरे थकी हुई सांस छोड़ी। धीमी आवाज में उसने कहा कि किस्मत बहुत ही अनिश्चित होती है और कई बार ऐसी घटनाएं ले आती है जिनकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। एक आंख वाले आदमी ने उसे ज्यादा चिंता न करने को कहा। एक राष्ट्रीय स्तर के योद्धा के रूप में उसकी किस्मत इस शहर की सुरक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है। चाहे दानव कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह इस शहर के लिए खड़ा रहेगा और लड़ता रहेगा। उसने आगे कहा कि जल्दी या देर से उसे इन दानवों का सीधे सामना करना ही पड़ेगा। उनसे बचना कभी भी कोई विकल्प नहीं था। फिर भी वह समझता था कि एक इंसान की ताकत की भी सीमा होती है। अगर नए योद्धाओं को खोजने और उन्हें प्रशिक्षित करने का थोड़ा सा भी मौका मिले तो वह बिना झिझक ऐसा करेगा, पूरे शहर की रक्षा के लिए। फिर वह लड़कों के पास आया और शांत आवाज में बोला कि उसे पता है कल रात क्या हुआ था। जो उसने सुना उसके मुताबिक उन्होंने एक सेकेंड रैंक दानव मॉर्निंग डॉग खा लिया था। उनके ऊपर खड़े होकर उसने नीचे देखते हुए सीधे पूछा कि क्या सच में उसी दानव को उन्होंने मारा था। फिर उसने पूछा कि आखिर उन्होंने उस दानव को हराया कैसे। दोनों मरीजों ने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे चुपचाप किसी बात पर सहमत हो रहे हों। उस छोटे से पल के बाद उन्होंने आराम से जवाब दिया कि उन्होंने किसी को नहीं मारा और न ही कुत्ते को खाया। उनके मुताबिक वह जीव तो बस खुद ही मर गया था और उन्हें उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता।
एक आंख वाले आदमी ने तय किया कि वह उन्हें खुद परख कर देखेगा। उसके हाथ के चारों तरफ हल्की चमकती ऊर्जा लिपट गई और वह धीरे धीरे उस ऊर्जा को लेवी के चेहरे की तरफ ले गया। उसे जल्दी ही कुछ अजीब लगा। लेवी ने लगभग कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाई। ऐसे रिफ्लेक्स के साथ अगर किसी का शरीर स्वाभाविक भी हो तो भी वह मुश्किल से तीसरे दर्जे का योद्धा बन पाएगा। जैस्पर ने सिर थोड़ा तिरछा किया और आराम से बोला कि लगता है यह आदमी उन्हें कल्टीवेशन में मदद करने की कोशिश कर रहा है। दोनों लड़कों ने एक आंख वाले आदमी की तरफ देखा और शिष्टता से उसका धन्यवाद किया, जैसे उसने अभी अभी उन पर कोई एहसान किया हो। लेकिन लेवी ने शांत स्वर में जोर दिया कि शायद यह एक आंख वाला आदमी उसे कल्टीवेशन में गाइड करने के लिए सही नहीं है। आखिर एक आंख कम होने से निगरानी ठीक से करना मुश्किल हो जाएगा। उसने बिना झिझक वही बात दोबारा कही। जब आदमी के पास सिर्फ एक ही आंख हो तो किसी को ट्रेन करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल हो जाएगा। तभी जैस्पर अचानक बातचीत में कूद पड़ा। उसने सुझाव दिया कि एक आंख वाला आदमी पहले उसे अपनी गायब आंख ठीक करने दे, फिर बाद में वे सब साथ में कल्टीवेशन कर सकते हैं। एक आंख वाले आदमी को शक होने लगा कि ये अजीब बातें शायद वही आत्मघाती व्यवहार हैं जिनका जिक्र उसने फाइलों में पढ़ा था। अगर इन लड़कों के पास जन्मजात शरीर न होते तो वे शायद सैकड़ों बार खुद को मार चुके होते। जैस्पर ने आत्मविश्वास से समझाया कि लेवी पहले से ही काफी मजबूत हो चुका है। अब लेवी को बस अपनी कल्टीवेशन लेवल और बढ़ानी है, और उसने तो यह भी कहा कि वह एक आंख वाले आदमी की आंख भी ठीक कर सकता है ताकि यह संभव हो सके। लेवी ने गर्व से जोड़ते हुए कहा कि जैस्पर एक एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट है। उसके अनुसार जैस्पर की स्किल्स कमाल की हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वह आदमी की आंख ठीक कर सकता है। फिर जैस्पर उस एक आंख वाले आदमी के चारों तरफ घूमने लगा, उसे ध्यान से देखते हुए बड़े उत्साह से अपनी मेडिकल मदद देने की बात करता रहा। एक आंख वाला आदमी हल्के से हंस पड़ा। ग्रेट एकेडमी ऑफ मेडिसिन के मशहूर राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर भी कभी यह वादा करने की हिम्मत नहीं करते थे कि वे उसकी आंख वापस ला सकते हैं। उनके मुकाबले ये दो मानसिक रूप से अस्थिर लड़के तो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगते थे। फिर भी मजे लेते हुए वह लेवी के पास घास पर बैठ गया और बोला कि चलो कोशिश कर ही लेते हैं। आखिर उसकी कल्टीवेशन इतनी थी कि वह नंगे हाथों से आर्मोर पियर्सिंग गोलियां रोक सकता था, इसलिए इन दो पागलों को एक्यूपंक्चर करने देने में उसे कोई खास खतरा नहीं लगा। उसने जैस्पर से कहा कि वह एक सुई लगाने की कोशिश कर सकता है। आखिर यह तो बस एक छोटी सी सुई है, इससे भला क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे ही जैस्पर ने काम शुरू किया, एक आंख वाले आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उसके पूरे सिर पर सुइयां लगी हुई हैं और उसके शरीर में धीरे धीरे एक अजीब सा एहसास फैलने लगा। जैस्पर ने गर्व से अपनी यूनिवर्स रोटेशन टेक्निक सक्रिय की और एक और सुई उठाई। एक आंख वाले आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि क्या वह बस यूं ही सुइयां चुभा रहा है। जैस्पर ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और कहा कि यह तकनीक बिल्कुल असली है और इसका अपना नाम भी है। उसके अनुसार यह एक खास तरीका है जिसे उसने कई सालों तक अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की चाल को देखकर विकसित किया है। उसने आदमी को भरोसा दिलाया कि इस तकनीक की वजह से कई लोग अपनी बीमारियों से ठीक हो चुके हैं। एक आंख वाला आदमी धीरे से हंस पड़ा। उसे यह महसूस होना ही कि कुछ हो रहा है अपने आप में हैरानी की बात थी। वह अभी भी पूरी स्थिति को मजाक ही समझ रहा था और उसने अपनी रक्षात्मक तकनीक भी सक्रिय नहीं की। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी सुई उसकी अंदरूनी ऊर्जा के स्रोत में अनुनाद पैदा कर सकती है।
वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि जैस्पर ने अचानक एक और सुई सीधे उसके माथे में घुसा दी। उसी पल एक आंख वाले आदमी को अपने सिर के अंदर अजीब सा झटका महसूस हुआ, जैसे उसके दिमाग के भीतर कहीं कुछ अचानक फट गया हो। उसकी नजर तुरंत धुंधली हो गई और उसका शरीर आगे झुकते हुए बेहोश होने लगा। खुशकिस्मती से लेवी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया, इससे पहले कि वह मुंह के बल जमीन पर गिर जाता। लेवी ने शांत स्वर में घोषणा की कि आदमी बस बेहोश हो गया है। जैस्पर थोड़ा परेशान दिखा और उसने मान लिया कि उसकी नई तकनीक में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। फिर भी उसे राहत थी कि उन्होंने इसे पहले किसी और पर टेस्ट किया। थोड़ा सोचने के बाद जैस्पर ने अचानक कहा कि उसे समझ आ गया है कि समस्या क्या थी, और उसने वादा किया कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर उसने सुझाव दिया कि लेवी भी इस तकनीक को आजमाए। लेवी ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और बिना झिझक मान गया। लेकिन कुछ समय बाद जैस्पर ने पाया कि लेवी भी बेहोश हो चुका है। अब वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया कि आखिर उसकी तकनीक में गड़बड़ क्या है। यह समझते हुए कि इस तरीके में अभी सुधार की जरूरत है, जैस्पर सोचने लगा कि आखिर इतना जोखिम भरा टेस्ट करने के लिए और कौन तैयार होगा। आखिरकार उसने तय किया कि वह इस तकनीक को खुद पर ही आजमाएगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी और वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में जब डायरेक्टर उस खुले मैदान में पहुंचा तो उसने देखा कि तीनों जमीन पर बेहोश पड़े हैं। उसी पल उसे समझ आ गया कि सुरक्षा गार्ड उन्हें पहले क्यों नहीं ढूंढ पाए थे। वह हैरान था कि एक राष्ट्रीय स्तर का योद्धा भी इन दो लड़कों के अजीब तरीकों पर प्रयोग करने के लिए तैयार हो गया था। यह नजारा देखकर उसे अचानक पूरे शहर की सुरक्षा की चिंता होने लगी। दृश्य फिर इमरजेंसी विभाग की तरफ बदलता है। मनोरोग क्लिनिक के लिए रखी गई खास हॉटलाइन अचानक रिसेप्शन डेस्क पर बज उठी। अस्पताल के स्टाफ ने तुरंत समझ लिया कि इस कॉल का क्या मतलब है और उनके चेहरों पर जल्दी ही डर साफ दिखाई देने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, कॉल करने वाला मनोरोग अस्पताल का डायरेक्टर ही था। उसने तुरंत उनकी लोकेशन पर एम्बुलेंस भेजने का अनुरोध किया। उसने समझाया कि दो परेशानी वाले मरीजों के अलावा अब एक तीसरा पीड़ित भी शामिल हो गया है। कुछ ही देर बाद कई एम्बुलेंस क्लिनिक पहुंची, घायल लोगों को अंदर लादा और जल्दी से वहां से निकल गईं। एम्बुलेंस का ड्राइवर खुद भी अजीब नजारा था, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखें पूरी तरह खून से सनी पट्टी से ढकी हुई थीं। क्लिनिक का स्टाफ हैरानी से देख रहा था, सोचते हुए कि जो आदमी देख भी नहीं सकता वह गाड़ी कैसे चला सकता है। ड्राइवर ने शांत होकर समझाया कि हाल ही में उसकी आंख की सर्जरी हुई है, लेकिन वह इस रास्ते को इतना अच्छी तरह जानता है कि लगभग याद से ही गाड़ी चला सकता है। इसके बाद डायरेक्टर और क्लिनिक का स्टाफ देखते रहे कि एम्बुलेंस आंगन से निकलने की कोशिश करते हुए कई बार जूझ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें चिंता करनी चाहिए या हैरान होना चाहिए कि गाड़ी किसी तरह अपने पहले ही मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। उधर अस्पताल में काम कर रहा ली बेहद चिड़चिड़ा हो रहा था और चाहता था कि यह पूरा मामला अब किसी तरह खत्म हो जाए। एक पल के लिए उसके दिमाग में एक अंधेरा विचार आया। उसने तो यह तक सोच लिया कि किसी तरह का हादसा करवा दे ताकि वे दो परेशान करने वाले कल्टीवेटर्स हमेशा के लिए गायब हो जाएं। लेकिन वह तुरंत होश में आया और खुद को हल्के से गाल पर थप्पड़ मारा, खुद को याद दिलाते हुए कि वह एक डॉक्टर है जिसने लोगों की जान बचाने की कसम खाई है। फिर उसने शॉन को फोन करने का फैसला किया, सोचते हुए कि क्या पिछली बार उसने खुद को काफी विनम्र नहीं दिखाया था कि डायरेक्टर फिर से उन दो अजीब लोगों को उसके पास भेज रहा है।
और सबसे बुरी बात यह थी कि इस बार उनके साथ एक तीसरा आदमी भी आ रहा था। डायरेक्टर ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसने पहले ही सुझाव दिया था कि अगर लड़के वहीं रह जाएं तो बार बार उन्हें लाने ले जाने की परेशानी खत्म हो जाएगी। ली यह सुनकर चौंक गया। अगर वे हमेशा के लिए वहीं रहने लगे तो वह काम ही नहीं कर पाएगा। उन मरीजों की वजह से हुए हंगामे के कारण कई डॉक्टर पहले ही नौकरी छोड़ चुके थे। आखिर में डायरेक्टर ने कुछ नैतिक मुआवजा देने का वादा किया। यह सुनकर ली का मूड थोड़ा नरम पड़ा, हालांकि उसे शक था कि वह बूढ़ा आदमी सच में कुछ खास देने वाला नहीं है। डायरेक्टर ने फिर शांत आवाज में ली से कहा कि सबसे आसान हल यही है कि उन दो मुसीबत वाले लड़कों को कुछ समय के लिए उसकी देखरेख में रहने दिया जाए। उसने यह भी जोर दिया कि ली के पास इस मामले में मना करने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर उसने इनकार किया तो डायरेक्टर सीधे पुलिस को रिश्वत की रिपोर्ट कर देगा। उसके मुताबिक उसके पास जो सबूत हैं वे सब कुछ साबित करने के लिए काफी हैं। यह कहकर डायरेक्टर ने बिना झिझक फोन काट दिया। ये वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया, हाथ में फोन पकड़े हुए, और समझने की कोशिश करता रहा कि अभी अभी हुआ क्या है। उधर जब डॉक्टर लेवी की सर्जरी में व्यस्त थे तभी सिस्टम ने अचानक एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें बताया गया कि एक रैंक अपग्रेड अपने आप पूरा हो गया है। इससे एक नया विकल्प खुल गया, रैंक की डिफेंस तकनीक इम्पेनेट्रेबल गोल्डन बॉडी, जो लेवी के शरीर की मजबूती को पूरे 100% तक बढ़ा सकती थी। क्योंकि लेवी एक बार फिर खुद कोई चुनाव नहीं कर पाया, इसलिए सिस्टम ने शांतिपूर्वक उसके लिए यही अपग्रेड चुन लिया। इस बीच अस्पताल के दूसरे हिस्सों में सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। स्टाफ गलियारों में आते जाते रहे, मरीज अपने कमरों में आराम कर रहे थे और पूरी बिल्डिंग अपनी रोज की शांत दिनचर्या में लगी हुई थी। लियम, जिस पर पहले क्लिनिक में हमला हुआ था, अब एक युवा लड़की की देखभाल में धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वह उसे चम्मच से खाना खिला रही थी और साफ दिख रहा था कि लियम इस ध्यान से बहुत खुश था। दिल में वह हमेशा सोचता था कि यूं ही अचानक इतनी दयालु लड़की से मिलना नामुमकिन है, लेकिन किसी तरह किस्मत ने उसे चौंका दिया। लड़की ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि हाल ही में उसका थोड़ा वजन बढ़ गया है। उसने लियम से कहा कि अगर उसे इससे कोई परेशानी नहीं है तो सब ठीक रहेगा। फिर मुस्कुराते हुए उसने उम्मीद से कहा कि लगभग 5 महीनों में वह फिर से यह अतिरिक्त वजन कम कर लेगी। लियम ने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि इससे उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। चाहे वह वजन कम करे या न करे, वह उसे वैसे ही पसंद करेगा। उसने तो यहाँ तक कहा कि वह किस्मत का शुक्रगुजार है जिसने उन्हें इस तरह मिलाया। लड़की ने उसे मीठी मुस्कान दी और धीरे से कहा कि वह ये अच्छी बातें डायरेक्टर तक जरूर पहुंचा देगी, क्योंकि असल में उसी ने उनकी मुलाकात करवाई थी। लेकिन तभी लियम अचानक गंभीर हो गया और बोला कि उसके पास एक बुरी खबर है। उसने बताया कि वह निसंतान है और पूछा कि क्या फिर भी वह उसके साथ रिश्ता रखने के बारे में सोचेगी, भले ही वे कभी अपने बच्चे नहीं कर पाएंगे। लड़की ने शांति से उसे छिला हुआ सेब थमाया और कहा कि उसे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर भविष्य में उन्हें बच्चा चाहिए होगा तो वे किसी अनाथालय से गोद ले सकते हैं। फिर उसने जिज्ञासा से पूछा कि उसे लड़का पसंद होगा या लड़की। लियम ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा कि वह तो किसी दिन एक छोटी सी बेटी को पालना बहुत पसंद करेगा। लेकिन जब लड़की हंसते हुए बोली कि उसे तो लड़का ज्यादा पसंद होगा, तो लियम ने तुरंत अपना जवाब बदल दिया और कहा कि जो भी उसे पसंद हो वही उसके लिए बिल्कुल सही होगा। उसी समय एक डॉक्टर कमरे में आया और उन्हें बताया कि लियम की हालत स्थिर है। उसने मरीज को सलाह दी कि ज्यादा भावुक न हो और कहा कि शायद वह उसी शाम अस्पताल से छुट्टी पा सकता है।
तभी एक नर्स कमरे में झांकी और बताया कि सर्जरी के बाद कुछ नए मरीज आए हैं। डॉक्टर ने सिर हिलाया और नर्स से कहा कि उन्हें इसी कमरे में ले आएं। जब मरीजों को अंदर लाया गया तो लियम यह देखकर हैरान रह गया कि उनमें से एक लेवी था। उसने तुरंत कांपती उंगली से लेवी की ओर इशारा किया। डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह चिल्लाया कि यही वही आदमी है जिसने किसी इंसान को खा लिया था। घबराहट में लियम अचानक जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर तुरंत उसकी हालत देखने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद लेवी और जैस्पर को अस्पताल के बिस्तरों पर लिटा दिया गया। उसी समय सिस्टम हैरान रह गया जब उसने पाया कि उसका होस्ट केवल 2 दिनों में ही मानव स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गया है। थोड़ी देर आराम करने के बाद लेवी धीरे धीरे होश में आया। उसे बेहद थकान महसूस हो रही थी, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि वह इन लोगों के साथ एक ही कमरे में रहना बिल्कुल नहीं चाहता। उधर लियम जोर जोर से रोता रहा और अस्पताल के स्टाफ से विनती करता रहा कि उसे जितनी जल्दी हो सके किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। जब लियम ने फिर से सिर घुमाया तो उसने देखा कि लेवी पहले ही जाग चुका है और शांत आवाज में कह रहा है कि उसे भूख लगी है और कुछ खाने को चाहिए। जैसे ही लियम ने ये शब्द सुने, उसे पहले हुई सारी घटनाएं याद आ गईं और वह सदमे से फिर से बेहोश हो गया। पास के एक और अस्पताल के बिस्तर पर एक आंख वाला आदमी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। उसकी ताकत के स्तर पर तो सिर में सीधी गोली लगने से भी शायद कोई निशान नहीं पड़ता। फिर भी किसी तरह वह उस अजीब आदमी के एक और सुई चुभाने के तुरंत बाद ही लगभग बेहोश हो गया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई पागल सा दिखने वाला इंसान कैसे उसके जैसे राष्ट्रीय स्तर के योद्धा को गिरा सकता है। जैसे ही लेवी और जैस्पर ने देखा कि उनका नया परिचित जाग गया है, वे तुरंत उसके बिस्तर के पास पहुंच गए। जैस्पर थोड़ा निराश दिखा और बोला कि पहले वह उसकी आंख ठीक नहीं कर पाया, इसके लिए माफी चाहता है। लेकिन उसने पूरे भरोसे से कहा कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वह जरूर ठीक कर देगा। एक आंख वाले आदमी ने उसे कुछ पल देखा और धीरे से कहा कि अगर वह सच में चाहता है तो फिर से कोशिश कर सकता है। यह सुनते ही जैस्पर इतना खुश हो गया कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। उसने उत्साह से अपनी सुइयां निकाली और वादा किया कि इस बार इलाज जरूर काम करेगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नर्स और डॉक्टर कमरे में दौड़ते हुए आए और चिल्लाने लगे कि मरीज खतरे में है। उसके पूरे सिर में सुइयां घुसी हुई थीं और तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। उस नाकामी के बाद जैस्पर बहुत उदास हो गया। लेवी ने धीरे से उसे दिलासा दिया और कहा कि अगली बार वह जरूर सफल होगा। उधर एक आंख वाला आदमी अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वह फिर से बेहोश क्यों हो गया और उसकी गर्दन की हड्डी कैसे खिसक गई। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा संभव है। यहाँ तक कि जब 9वें रैंक के एक दानव ने उसके शरीर की लगभग सारी हड्डियां कुचल दी थीं, तब भी वह कभी बेहोश नहीं हुआ था। उसी समय जैस्पर फिर से उसके पास आया और ईमानदारी से माफी मांगी कि वह उसकी आंख ठीक नहीं कर पाया। उसने जोर देकर कहा कि अगली बार वह जरूर सफल होगा। वह थोड़ा झुककर बोला कि क्या वह उसे बस एक बार और इलाज करने देगा। लेकिन एक आंख वाला आदमी साफ तौर पर दोबारा एक्यूपंक्चर का अनुभव नहीं करना चाहता था। जैस्पर रोने लगा और लेवी की ओर मुड़कर शिकायत करने लगा कि एक आंख वाला आदमी उस पर भरोसा ही नहीं करता। तब एक आंख वाले आदमी को लगा कि उसे एक बार फिर कोशिश करनी ही पड़ेगी, अगर सिर्फ यह साबित करने के लिए ही सही कि ये अजीब असर सच में एक्यूपंक्चर की वजह से हो रहे हैं या नहीं।
यह सुनते ही जैस्पर का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने फिर से अपने बालों में छिपी सुइयां निकाल ली। थोड़ी ही देर में नर्स और डॉक्टर फिर से वार्ड में दौड़ते हुए आए और चिल्लाने लगे कि उस पागल द्वारा इस्तेमाल की जा रही खतरनाक सुइयों को तुरंत जब्त करना होगा। जैस्पर वहीं बैठा बेहद उदास लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक बार फिर असफल हो गया। इस बीच एक नर्स पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी ताकि कोई भी बची हुई सुई ढूंढकर हटा सके। जल्द ही साफ हो गया कि एक आंख वाले आदमी का दाहिना पैर अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे ठीक होने के लिए ठीक से आराम करना होगा। बाद में जैस्पर और लेवी उसे देखने वापस आए और विनम्रता से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है। एक आंख वाला आदमी गुस्से से भर गया था। वह यह मान ही नहीं पा रहा था कि किसी अजीब पागल ने सच में उसे लकवाग्रस्त कर दिया। जैस्पर को चिंता हुई कि शायद अब वह आदमी उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन लेवी ने पूरे विश्वास से कहा कि एक आंख वाला आदमी अब भी पहले की तरह उस पर भरोसा करता है। एक आंख वाला आदमी दोनों को नाराज नजरों से देखता रहा और मन ही मन उम्मीद करता रहा कि वे आखिरकार उसे अकेला छोड़ दें। कुछ देर बाद दोनों लड़के अपने कमरे में एक बोतल पेय लेकर लौटे, लेकिन उन्हें पता चला कि वह स्प्राइट या कोला नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर पेय खरीद लेंगे, लेकिन जल्दी ही उन्हें याद आया कि उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। तभी दोनों ने एक आंख वाले आदमी की ओर देखा जो पहले कई बार बेहोश हो चुका था और अब ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैस्पर उसके पास गया और विनम्रता से पूछा कि क्या वह एक महंगी घड़ी खरीदना चाहेगा। लेकिन एक आंख वाला आदमी साफ तौर पर उनसे किसी भी तरह की बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। जैस्पर फिर भी जोर देता रहा। उसने कहा कि यह घड़ी बहुत कीमती है और क्योंकि एक आंख वाला आदमी अच्छा इंसान लगता है, इसलिए वह इसे उसे बेचने को तैयार है। फिर उसने गर्व से अपनी कलाई दिखाई, जहां काले मार्कर से बड़ी सावधानी से एक घड़ी बनाई हुई थी। एक आंख वाले आदमी ने कहा कि उसे वह घड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके बजाय वह जानना चाहता था कि उन्होंने मॉर्निंग डॉग दानव को कैसे मारा, और वह उस जानकारी के लिए पैसे देने को तैयार था। लेवी और जैस्पर ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचने लगे कि क्या कहें। आखिरकार जैस्पर ने समझाया कि वह कुत्ता आज्ञाकारी, प्यारा और बहुत फूला फूला था। वह तो उनके लिए पूंछ भी हिलाता था। फिर उन्होंने बस उससे कहा कि वह खुद को बिजली के तारों पर पकाए, और उसने सच में वैसा ही कर दिया। यह सुनते ही एक आंख वाला आदमी गुस्से से फट पड़ा। यह विचार कि एक दूसरे रैंक का दानव खुद को सहलाने देगा, पूंछ हिलाएगा और फिर आज्ञाकारी होकर खुद को मार लेगा, पूरी तरह बेतुका था। उसने जोर से घोषणा की कि वह उनकी कही एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। उसने यह भी कहा कि अगर कभी सच में उसका दिमाग खराब हो गया तो वह खुद उस मानसिक अस्पताल में वापस जाएगा और उन पागलों से सीधे पूछेगा कि आखिर सच में हुआ क्या था। लेवी और जैस्पर उलझन में एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह आखिर किसे पागल कह रहा है। फिर दोनों लड़कों ने शांतिपूर्वक उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि क्योंकि उन्होंने उसे जानकारी दे दी है, अब भुगतान करने की उसकी बारी है। एक आंख वाला आदमी थककर लंबी सांस छोड़ता है। फिर धीरे धीरे जेब में हाथ डालकर एक प्लास्टिक बैंक कार्ड निकालता है। वह कार्ड उनकी ओर बढ़ाते हुए कहता है कि इसमें लगभग 5 लाख युआन हैं, और साथ ही शांत स्वर में उसका पासवर्ड भी बता देता है। वह यह भी जोड़ता है कि इस कार्ड में तो असल में उसके पास मौजूद सबसे कम पैसे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों के काम के लिए काफी से भी ज्यादा होने चाहिए।
फिर वह लगभग बेपरवाह आवाज में कहता है कि उसके लिए कहीं भी कोई इंतजार नहीं कर रहा, न माता पिता, न पत्नी, न बच्चे। और चूंकि वह कभी भी राक्षसों के हाथों मर सकता है, इसलिए उसके लिए पैसे की कोई कीमत नहीं, बस कार्ड पर लिखे कुछ नंबर भर हैं। इसलिए वह कहता है कि वे लोग इसे जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन लेवी तुरंत गंभीर चेहरे के साथ कार्ड को वापस उसकी तरफ धकेल देता है और कहता है कि उसके हाथ में जो है वो असली पैसा नहीं है। एक आंख वाला आदमी झुंझलाकर ऊंची आवाज में कहता है कि इस कार्ड से किसी भी बैंक से आसानी से पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन दोनों लड़के साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि उसने उन्हें धोखा देने की कोशिश की है और असली नकद पैसा दिया ही नहीं, इसलिए कार्ड वही अपने पास रखे। इतना कहकर दोनों आराम से कमरे से बाहर निकल जाते हैं और एक आंख वाला आदमी वहीं अकेला बैठा गुस्से से जलता रह जाता है। उधर दृश्य बदलकर क्लिनिक से ज्यादा दूर नहीं बने एक छोटे से पार्क में पहुंचता है। पेड़ की ऊंची शाखा पर एक दूसरे दर्जे का राक्षस, एक काला अजगर, चुपचाप आसपास का निरीक्षण कर रहा है। उस राक्षस को खबर मिली थी कि मॉर्निंग डॉग की शक्ति को अवशोषित कर चुके दो इंसान अभी पास की इमारत के अंदर कहीं मौजूद हैं। लेकिन मॉर्निंग डॉग की हल्की आभा के अलावा उस सांप को पास ही किसी बेहद ताकतवर योद्धा की मौजूदगी भी महसूस हो रही थी, जो उन दोनों लक्ष्यों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इस वजह से अजगर जानता था कि वह लापरवाही से हमला नहीं कर सकता। अगर गलती से किसी ऊंचे दर्जे के योद्धा का ध्यान उस पर चला गया तो हालत खतरनाक हो सकती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह धैर्य से इंतजार करेगा जब तक वे दोनों इंसान खुद बाहर नहीं आ जाते। जैसे ही सांप पेड़ से नीचे सरकना शुरू करता है, उसे पास से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। तने के पीछे से झांककर देखता है तो एक जोड़ा पास खड़ा होकर किस कर रहा होता है। फिर महिला कहती है कि आगे कुछ होने से पहले आदमी को पैसे देने होंगे। सांप ठंडे मन से सोचता है कि अगर उस योद्धा की आभा आसपास न होती तो वह अभी अपने असली रूप में बदलकर दोनों को एक ही बार में निगल जाता। थोड़ी देर बाद वह आदमी वहां से चला जाता है और महिला अकेली रह जाती है। वह पेड़ से टिककर खड़ी होती है और अभी-अभी मिले पैसों को गिनने लगती है। महिला को पूरी तरह अकेला देखकर राक्षस सोचता है कि यह जल्दी मिलने वाला आसान खाना हो सकता है। एक ही शिकार से इमारत के अंदर वाले योद्धा का ध्यान नहीं जाएगा। विशाल मुंह खोलकर वह उस पर झपटता है, उसे तुरंत निगल जाने के लिए तैयार। लेकिन ठीक उसी क्षण राक्षस को अचानक एक परिचित आभा महसूस होती है, मॉर्निंग डॉग की बची हुई ऊर्जा, और वह बहुत पास होती है। सांप तुरंत पीछे हट जाता है और फिर से पेड़ के पीछे छिपकर गायब हो जाता है। उधर महिला निराश होकर आह भरती है, क्योंकि आज कमाई बहुत कम हुई थी। कुछ देर बाद वह एक रास्ते पर पहुंचती है, जहां दो जवान लड़के उसकी ओर आते हुए दिखते हैं। वे काफी अच्छे दिख रहे थे, तो वह हाथ हिलाकर उन्हें बुलाती है और कहती है कि चाहे तो थोड़ा मजा कर सकते हैं। लेवी और जैस्पर शांत भाव से उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे पता है आसपास कहां से कौला, कुछ जल्दी खाने वाला स्नैक और अच्छा खाना मिल सकता है। महिला तुरंत गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि दोनों आदमी उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, इसलिए वह कहती है कि अगर उनमें कोई रुचि नहीं है तो उसका समय बर्बाद न करें। लेवी और जैस्पर पूरी तरह उलझन में पड़ जाते हैं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह क्या कह रही है। वे विनम्रता से फिर से वही सवाल दोहराते हैं, पूछते हैं कि क्या आसपास कहीं कोक या स्प्राइट खरीदने की जगह है। उन्हें ध्यान से देखने के बाद महिला को अचानक कुछ अजीब लगता है।
उसे समझ आता है कि शायद ये दोनों मानसिक अस्पताल के मरीज हैं। यह सोचते ही उसके दिमाग में अतीत की एक दर्दनाक याद उभर आती है। एक दिन वह सड़कों पर अपनी बहन को ढूंढते हुए बेतहाशा भाग रही थी। जब वह एक मोड़ मुड़ी तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी बहन को जबरदस्ती जमीन पर धकेल रहा था। उस आदमी ने उसकी बहन का भरा हुआ खिलौना पकड़ लिया और बेरहमी से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया कि वह उस खिलौने को अपना बच्चा कहती है। फिर बिना किसी झिझक के उसने उसी के सामने उस खिलौने को टुकड़ों में फाड़ दिया। उसकी बहन बेबस होकर रोने लगी और आदमी से विनती करने लगी कि उसके बेटे को चोट न पहुंचाए। लेकिन वह आदमी और जोर से हंसने लगा, उस मानसिक अस्पताल की मरीज का मजाक उड़ाते हुए जो एक साधारण गुड़िया के लिए शोक मना रही थी। उस समय महिला अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़कर आगे आई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वह दर्दनाक पल याद आते ही उसकी आंखों में आंसू भरने लगते हैं। वह धीरे से लेवी से पूछती है कि उसका परिवार कहाँ है। जैस्पर तुरंत लेवी की ओर इशारा करके कहता है कि वही उसका परिवार है। लेवी फिर बताता है कि उसकी मां विदेश में रहती है, इसलिए फिलहाल उसका परिवार सिर्फ जैस्पर और उनके क्लिनिक का डायरेक्टर है। महिला चुपचाप समझ जाती है कि लेवी को लगभग छोड़ दिया गया है और उसका रूममेट ही उसके लिए परिवार जैसा बन गया है। सहानुभूति महसूस करते हुए वह उन्हें कुछ पैसे देती है और बताती है कि सड़क के आगे एक जगह है जहां से खाना, कोला और स्प्राइट मिल सकते हैं। लेकिन दोनों लड़के विनम्रता से सिर हिलाकर कहते हैं कि उन्हें उसके पैसे की जरूरत नहीं है। महिला हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसके लिए पैसा कमाना उनके मुकाबले कहीं आसान है, इसलिए उन्हें उसकी मदद ठुकरानी नहीं चाहिए। ठीक उसी समय छिपा हुआ सांप फिर से मॉर्निंग डॉग की ऊर्जा महसूस करता है और अचानक लेवी की ओर झपट पड़ता है, उसे मारकर उसकी शक्ति निगलने के इरादे से। लेकिन लेवी तुरंत प्रतिक्रिया देता है और हमले के बीच ही राक्षस को पकड़ लेता है, इससे पहले कि सांप उसके अंदर अपने दांत गड़ा पाता। सांप पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह इंसान इतनी जल्दी कैसे प्रतिक्रिया दे गया। क्या उसने उसकी चाल को सुपरसोनिक गति से रोक दिया? उधर जैस्पर सांप को बड़ी दिलचस्पी से देखता है और आराम से कह देता है कि यह छोटा सा सांप तो बहुत क्यूट लग रहा है। यह अजीब तारीफ सुनकर राक्षस को सच में थोड़ी शर्म सी महसूस होती है। उसे याद आता है कि दूसरे राक्षसों ने कभी कहा था कि अगर इंसानों को पसंद आना है तो छोटे और प्यारे रूप में दिखना चाहिए। इस सोच से उत्साहित होकर सांप धीरे धीरे उनके पास आने का फैसला करता है। उसे लगता है कि अगर वह छोटा और बेखतर दिखेगा तो इंसान जरूर उसे पसंद करेंगे। लेकिन जैसे ही पास खेल रहा एक बच्चा सांप को देखता है, वह डर से चीख पड़ता है और भाग जाता है। जल्दी ही आसपास खेल रहे बाकी बच्चे भी चिल्लाते हुए हर दिशा में भाग जाते हैं कि वहां सांप है। यह देखकर सांप कड़वाहट से सोचता है कि इंसान कितने मूर्ख और अज्ञानी हैं, जो उसकी खूबसूरती तक नहीं पहचान सकते। वह गुस्से में फैसला करता है कि जो भी उसे बदसूरत कहेगा, उसे मरना पड़ेगा। लेकिन जब लेवी और जैस्पर कहते हैं कि वह क्यूट लगती है, तो सांप तुरंत फिर खुश हो जाता है।